अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मशरक़ वुस्ता में जंगी कशीदगी 5 महीने गुजरने के बाद अब भी किसी फैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं हो सकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा करते हुए खबरदार किया है कि अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो ईरान पर दोबारा शदीद हमले करेंगे और उन पर बाकायदा दबाव डालकर फतह हासिल की जाएगी। जबकि ईरान के तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने अमरीका के साथ किसी भी बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। अब इसी दौरान व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मुश्तरका हदफ की बात को दोहराने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू के बयानात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा है कि इसराइल चाहता है कि अमरीका इस जंग में मुसलसल उलझा रहे। अमरीकी, इसराइली और ईरानी क़यादत के इन शदीद बयानात, बमबारी के खतरात और बढ़ती हुई सिफारती कशीदगी की वजह से आलमी मईशत और ख़ास तौर पर तजारती रास्तों का निज़ाम खतरात से मुतासर होकर रह गया है। सारे एनर्जी कॉरिडोर्स में बढ़ते हुए खतरात ने आलमी सप्लाई चेन को शदीद नुकसान पहुँचाया है और समुद्री रास्तों के अखराजात और इंश्योरेंस प्रीमियम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सिफारती और अस्करी महाज पर जारी इस तसादुम ने मशरिक़ वुस्ता की मार्केट्स को शदीद माशी बहरान से दोचार कर दिया और इसके बराह रास्त असरात अब पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर भी साफ नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट और आदाद शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में ट्रंप, इसराइल और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली इस शदीद कशीदगी के बाइस गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता को की जाने वाली एक्सपोर्ट में 2% से ज़ायद की कमी हुई है, जिसके बाद टोटल एक्सपोर्ट कम होकर सिर्फ $3 अरब के आसपास ही रह गई हैं। अब जंगी माहौल की वजह से सऊदी अरब, कतर, बहरीन और उर्दन के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रीजनल एक्सपोर्ट मार्केट यानी मुत्तहिदा अरब अमारात को होने वाली एक्सपोर्ट भी बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर रुक गई है। अब पूरे खित्ते से होने वाली इंपोर्ट में भी 4% की कमी हुई है और ये $17 अरब से कम होकर $16 अरब से कुछ जायद रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और उर्दन से होने वाली इंपोर्ट में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्च के बाद जून का महीना ऐसा चौथा महीना साबित हुआ है जिसमें इंपोर्ट में वाज़ेह कमी देखी गई है, जो जंग के मनफी असरात को भी जाहिर करता है। अब ये आदाद शुमार साबित करते हैं कि पाकिस्तान की तिजारती आमदोरफ्त और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पर खित्ते में होने वाली तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से हासिल करता है और यही वजह है कि ट्रंप की सख्ती और नेतन्याहू की पॉलिसियों के नतीजे में ख़राब होती सूरत हाल पाकिस्तान की इक़्तिसादी और तवानाई की सलामती के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। गुज़िश्ता माली साल में मशरिक़ वुस्ता के साथ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 4.5% कम होकर तकरीबन $13 अरब रहा है, लेकिन खित्ते में तवील होती जंग और सिफारती कशीदगी ने आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मौशी पायदारी और एक्सपोर्ट टारगेट्स पर इंतहाई सवालात खड़े कर दिए हैं। अब ये कम होती एक्सपोर्ट आगे किस जानिब जाएगी, कितनी कम होगी, चूंकि आज से 1.5 साल पहले हमने इस एक्सपोर्ट को डबल करने का प्लान अगले 4 से 5 साल में तरतीब दिया था, वो कितना डिस्टर्ब होगा इन हालात से, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब, हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ये तब्दील नहीं हो पा रही है, कशीदगी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है और इसका फिर ज़ाहिर खमियाजा और इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ को भुगतने पड़ रहे हैं। तो अब ये एक्सपोर्ट की फिगर में 2% कमी कितना सीरियस और संजीदा इसको हमें लेना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जंग जंग होना शायद मईशत के लिए इतना बुरा नहीं है जितना जंग का रुक के फिर दोबारा शुरू होना, फिर रुकना, फिर शुरू होना, ये वोलेटिलिटी को क्रिएट करता है। और वोलेटिलिटी जो है वो किसी भी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के लिए या इकोनॉमीज़ के लिए या जो हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसके लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। आपने इंश्योरेंस की बात की, अगर आप कंपेयर करें पोस्ट वार लेवल से तो कोई 1000% उसमें जो है वो इंक्रीज आया है इंश्योरेंस में। तो अगर कुछ टाइम के लिए सीज फायर हो भी जाता है तो चूंकि अब हमारी हिस्ट्री ऐसी बन गई है कि एक दफ़ा सीज फायर हुआ, वो नाकाम हुआ, फिर दोबारा से जंग शुरू हो गई। अब अगर वो सीज फायर होता है तो भी इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक हिस्ट्री डेवलप हो गई है, लैग्ड वैल्यूज़ जो हैं उसकी वो उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट आपकी वोलेटिलिटी पे जो है वो देखती है कि कितना आपका स्मूथली चल रहा है सिस्टम, कितना कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो आपका जो सीज फायर है वो होगा। तो उसके इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे दो तरह से आते हैं। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे फर्क आता है, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि कम हो गई हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी जो है बता रही है। दूसरा इनडायरेक्ट आएगा इम्पैक्ट कुछ दिनों बाद कि ये जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, इंश्योरेंस का बढ़ना है, फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा होना, इसका जब इम्पैक्ट आपकी वेस्टर्न इकोनॉमीज
पे आएगा, डेवलप्ड इकोनॉमीज पे आएगा। खासतौर पे हमने चाइना के जो फिगर्स देखे कि उन्होंने स्लो डाउन नजर आया इकोनॉमी के अंदर। अब जब वेस्टर्न इकोनॉमीज में स्लो डाउन नजर आएगा तो उससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स उन रीजन को है वो भी कम होंगी, तो उससे भी इफेक्ट आएगा। एक और चैनल जो बड़ा वाजे है वो रेमिटेंसेस का है। अगर ये जंग और तवील होती है, खित्ते में सूरत हाल जो है वो बिगड़ती है, तो इस वोलेटिलिटी की वजह से जो मिडिल ईस्ट में स्लो डाउन है उसकी वजह से पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो एक साइड पे ट्रेड डेफिसिट नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कुछ अरसे में हमने देखा सरप्लस में रहा है, वो इसलिए सरप्लस में रहा है कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं उन्होंने हिस्टोरिकली हाई ग्रोथ जो है वो शो किया था। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो होता नजर आ रहा होगा, और उसकी वजह से फिर डॉलर पे अपवर्ड प्रेशर आता है। और जब भी पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ता है वो आपकी एनर्जी प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, जो कि ऑलरेडी बड़ी हाई हैं। आपके जो आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट हैं वो इंडेक्स्ड हैं डॉलर में, उससे आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, आपकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स जो हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बड़े वाजे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं वो बड़े वाजे हैं, जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हैं वो शायद आगे जाके ज़्यादा संगीन होंगे। तो इसके लिए हमें शायद एक देरपा सीज फायर की ज़रूरत है, और वो शायद बायलैटरल ताल्लुकात से अब हट के पाकिस्तान को और जितने भी मीडिएटर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन या किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंडर आके, ताकि वो देरपा हो सके, उसकी तरफ जो है वो जाना होगा। नहीं तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सूरत हाल जो है वो खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए वो ज़्यादा गंभीर होती जाए। और डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है अगर ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता ये प्रोलॉन्ग होती है तो फिर हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स जो इस साल के आगाज़ में हमें बहुत हद तक अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे थे, एक्सपोर्ट्स में भी ये तवक्को थी कि शायद थोड़ा बहुत उसमें इजाफा यकीनी तौर पर होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट चूँकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, अब ये रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स अगर हमारी मिडिल ईस्ट की मुतासर हो जाएंगी तो फिर ओवरऑल जो हमारे दूसरे ममालिक के फिगर्स पहले ही वो डिस्टर्ब रहते हैं, यूरोप और अमेरिका में भी फिर हमारी कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इन हालात के नतीजे में डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये फिर अपने टारगेट्स की तरफ हमें अब कैसे बढ़ना होगा, या उन टारगेट्स को हमें रीथिंक करना पड़ेगा, और ये 5 साल वाला प्लान अब हम शायद उस तक नहीं पहुंच सकेंगे विद इन टाइम? जी बिल्कुल, देखिए आपको अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में अनसर्टेनिटी जो है वो रखनी होगी। अनसर्टेनिटी जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग है उस पे एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो आपको अपने मॉडल्स में भी अनसर्टेनिटी लेके आनी होगी। और अनसर्टेनिटी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग में नहीं, आपकी जो इकोनॉमिक निगोसिएशंस है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी को बड़ा वाजे तौर पे लेके आना होगा। और निगोसिएशंस की जब मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब है कि जब आप आईएमएफ के साथ डील करते हैं, आईएमएफ के साथ निगोशिएट करते हैं अपनी जो नेक्स्ट ट्रांच है, उसके अंदर भी पाकिस्तान को बड़ा एक स्ट्रांग फुटिंग पे एक स्टांस लेना होगा। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज को मिलके आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना होगा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल हैं। आपने कोई लिटरेचर एविडेंस आपका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इतने अरसे के लिए कभी भी हुर्मुज़ जो है वो बंद नहीं हुआ है। तो अब शायद आपकी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका डेट फाइनेंसिंग है, जो आपका ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम है, इसको भी थोड़ा सा पाकिस्तान को एक साउथ सदर्न कंट्रीज को मिला के शायद एक नए मॉडल की तरफ जाना होगा। लेकिन अगेन आपका जो मैक्रो इकोनॉमी है वो एक मुश्किल हालात से गुजरा है, काफ़ी अरसे से मुश्किल हालात से गुजरा है, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। तो पाकिस्तान को अपनी जो इकोनोमेट्रिक या मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग है उसके अंदर अनसर्टेनिटी को बड़े अच्छे से मॉडल करना होगा, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी है, खासतौर पे ये जब से हमने डेली का सिस्टम शुरू किया है प्राइस को एडजस्ट करने का, वो जो है वो आगे जाके आपके जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, खासतौर पे वो तबकात जो बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड है ट्रांसपोर्ट प्राइसेस के साथ, ऑयल प्राइसेस के साथ, तो उनके लिए बड़े जो है वो हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें एक दूरदर्श अप्रोच लेके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है वो अनसर्टेनिटी को मॉडल करना। और डॉक्टर साहब, वो तमाम ममालिक जो कि ज़ाहिर बड़ी एक मजबूत मईशत भी रखते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इस जंग में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी ये हालात तो डैमेजिंग हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा या नहीं, चूँकि लॉन्ग टर्म में तो वहाँ भी इकॉनमी और इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही हैं। देखिए वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है वो शायद थोड़ा सा
वो उस चीज़ को डिफरेंटली देखते हैं, उनका जो प्लानिंग है, सोच है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अगेन जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज टर्माइल की तरफ जाएंगे, रिसेशन की तरफ जाएंगे, तो ये ट्रांसलेट होगा डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी। और अगर वो नहीं भी होता तो पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ेगी, और इनइक्वालिटी जो है वो किसी भी मैक्रो इकोनॉमी सिस्टम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को सोचना होगा कि किस तरह से वो जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम है, यूएन गवर्नेंस है, उसको रिवाइव कर सकते हैं, ताकि जो जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज जियो इकोनॉमिक्स पे आ रहे हैं इसको ठीक किया जा सके। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का, खासतौर पे पाकिस्तान और दीगर जो मीडिएटर्स हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब शायद इस चीज़ पे कन्विंस करना होगा दोनों पार्टीज को, तीनों पार्टीज को, कि वो किसी यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर आएं, और यूएन को शायद थोड़ा फाल किरदार अदा करना होगा। बेशक यूएसए इस टाइम पे जिस पॉलिटिकल सेटिंग में है वो शायद यूएन का रोल नहीं देखते, लेकिन स्टिल उसके जो रिपरकशंस हैं वो देखने होंगे। और इसके बाद जो मिड टर्म्स इलेक्शन है यूएस में, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी पॉलिटिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे रिपब्लिकन्स को उस तरह से जीत नहीं मिलती तो शायद हालात थोड़े से चेंज हो। लेकिन अगेन देखना होगा कि किस तरीके से ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है, और डेवलपिंग कंट्रीज किस तरीके से मिल के एक स्टांस लेते हैं। जो एनर्जी मार्केट्स हैं उसको भी देखना होगा कि वो अल्टरनेट्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से साउथ साउथ कोऑपरेशन को या नॉर्थ साउथ डायलॉग स्टार्ट करके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सकता है, खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे हमने सोलर बूम देखा, अगर हमें बैटरी टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो जो आरएलएनजी की खपत है उसको हम कम कर सकते हैं, इंपोर्टेड कोल पे जो रिलायंस है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, अभी हमें शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी है उसको एड्रेस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, हेड ऑफ रिसर्च के साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में अचानक बड़ी कमी देखी गई है। चंद रोज पहले तक ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन अब कीमतें नुमायां तौर पर नीचे आई हैं। इस मौके पर इस्राइली सदर नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा भी बहुत अहम है, जहां से आने वाली कोई भी मुस्बत या मनफी खबर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी या जंगी सूरत हाल में तेजी ला सकती है, और इसी के साथ आलमी खाम तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने में आ सकता है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक ब्रेंट क्रूड तकरीबन $87, जबकि WTI क्रूड तकरीबन $82 फी बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तेज़ी से कमी की बुनियादी वजह मशरिक़ वस्ता में जंग के मजीद फैलने के खदशात में कमी और सिफारती कोशिशों की उम्मीद है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल, ईरान, यमन और गल्फ में कशीदगी के बायस इन्वेस्टर्स ने खदशा जाहिर किया था कि तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिससे कीमतें $100 के करीब पहुँच गई। लेकिन अब इन्वेस्टर्स का अंदाज़ा यह है कि फौरी तौर पर तेल की सप्लाई में बड़े तातुल का खतरा कम हुआ है, जिसके बायस मार्केट में मौजूदा इजाफी वॉर रिस्क प्रीमियम तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि कीमतों में चंद ही दिनों में नुमायां कमी देखने में आई है। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती दावों के मुताबिक जिस बड़ी कमी की तवक्को की जा रही थी, उसके बरखिलाफ पेट्रोल की फी लीटर कीमत में हमने रात में देखा कि सिर्फ ₹1 और चंद पैसे की कमी की गई, जिससे कुल कीमत ₹334 से अभी भी जायद है। लेकिन आज फिर ₹1.63 का इजाफा कर दिया गया, और आलमी मंडी में ये देखा जाए तो 2 रोज़ की एवरेज कीमत $87.26 रही है, जो 23 जुलाई के $102 की कीमत से $15 कम है। यानी पाकिस्तानी रुपए में ये कन्वर्ट होकर ₹4170 बनते हैं, जो पर लीटर पर ₹26 के अराउंड ये कॉस्ट आती है। इस तरह आलमी मार्केट में कमी जैसा कोई फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम तक नहीं पहुंच सका है। 7 रोज़ के एवरेज प्राइस के हिसाब से यहाँ पर फ्यूल मैकेनिज्म इस वक्त काम कर रहा है। उस एतबार से भी हिसाब लगाएं तो पेट्रोल में कल की कमी और आज का इजाफा भी किसी सूरत आलमी मंडी की प्राइसेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त आलमी तेल मार्केट खबरों के ज़ेरे असर चल रही है, जहां एक सिफारती पेशरफ्त या एक फौजी कार्रवाई चंद घंटों में कीमतों का रुख बिल्कुल बदल कर रख देती है। इसीलिए पाकिस्तान समेत तमाम इम्पोर्ट ओरिएंटेड ममालिक आलमी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अब डेली प्राइस मैकेनिज्म कितना असरअंदाज हो रहा है लोगों पर, और क्या कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट के पास, इस पर हम बात करेंगे। शुजात फारूक साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं पाइट से, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जब ये एवरेज 7 दिनों का मिलाकर आलमी मार्केट में कीमत ज़्यादा हो रही थी तो पाकिस्तान में रोज़ इजाफा हो रहा था, 8 दिन में 5 बार इजाफा हुआ। लेकिन जब ये कीमत कम हो रही है तो हम की कमी बहुत माइनर देख रहे हैं, कभी 37 पैसे, कभी ₹1, और कल तो इजाफा ही हो गया, जबकि वो 7 दिन की एवरेज के हिसाब से भी कमी एक्सपेक्टेड थी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट करती है,
और जब गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट करती है तो हमारे कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। बहुत से कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ऑयल रिजर्व सफिशिएंट थे, चाइना में आप देख सकते हैं और बहुत से ममालिक में देख सकते हैं कि जहाँ पे उनके ऑयल रिजर्व सफिशिएंट थे, तो गवर्नमेंट इस काबिल थी कि वो प्राइसेस को आगे पब्लिक तक उसने ट्रांसमिट नहीं किया। तो हमारी देखिए दो तीन वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। नंबर एक, हमारे पास सफिशिएंट ऑयल रिजर्व्स नहीं है, शायद 1 महीने से भी कम की हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, नंबर एक। नंबर टू, अगर हम देखें तो हमारी सारी की सारी जो ऑयल डिपेंडेंट है वो गल्फ मार्केट है, तो हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जिसमें आप ईस्ट एशिया में ब्रुनाई को देख सकते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज को देख सकते हैं, अमेरिकन मार्केट देख सकते हैं। तो हमारी आज आके जो डिपेंडेंट है वो गल्फ मार्केट है। और थर्ड, आप देखते हैं तो आपको पता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हम आईएमएफ प्रोग्राम के साथ है, तो हमारे लिए इतनी स्पेस भी नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पिछले फिस्कल ईयर में भी जो उसके लेवीज के हदफ थे उससे ज़्यादा उसने पेट्रोल से अर्निंग की है, तकरीबन $100 बिलियन। और इस साल भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने तकरीबन $250 बिलियन अपने जो लेवी चार्जेस हैं उसका टारगेट इन्हांस किया है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक तो नज़र आ रहा है कि जाहिर है वो गवर्नमेंट जब भी ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो वो उस तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर रही जो कि करना चाहिए। आइडियली तो देखें इसमें गवर्नमेंट को टोटली इस बिजनेस से, ऑयल प्राइस की डिटर्मिनेशन से बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह बहुत से कंट्रीज में होता है, कंपेटिटिव मार्केट होती है और मार्केट अपनी प्राइसेस को खुद डिटरमिन करती है। तो देखें ये वल्नरेबिलिटी तो प्रिवेल कर रही है और ये करती रहेगी। अगर आप काइंडली जुलाई से ऑनवर्ड देखें, मार्च से ऑनवर्ड देखें तो वोलेटिलिटी है। मैं अभी डाटा देख रहा था कि सितंबर से फरवरी तक जो ऑयल प्राइसेस है वो 60 के अराउंड अबाउट WTI मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी। और उसके बाद अगर आप देखें जब ये वार स्टार्ट होती है एंड ऑफ फरवरी और मार्च, तो ये मार्केट हर हफ्ते वोलेटाइल हो रही है। अभी जिस तरह आपने बताया है कि इजराइल का प्रेसिडेंट जब USA में गया है तो एक अनसर्टेनिटी थी कि माइट भी इसके साथ स्टेबिलिटी आए और उससे एकदम मार्केट नीचे आई है। लेकिन आज आप देखें तो $2-3 अगेन मार्केट ऊपर चली गई है। ये अनसर्टेनिटी देखें डेफिनेटली पाकिस्तान जैसी मार्केट को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर रही है, जहां पे हर $5 अगर प्राइस बढ़ती है, देखें एक तो चले कंज्यूमर सफर कर रहा है कि जो उसको हाई प्राइस पे करनी पड़ती है, और एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि जो डिस्टर्ब होता है। तो हर $5 पर बैरल पे तकरीबन हमारा $1 बिलियन हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो कि इस वक्त हमारी तकरीबन 28 to 30% हमारी इंपोर्ट का शेयर है। सही। तो शुरा साहब, ये हम 8 से 10 दिन पहले अगर चले जाएं, जब ये $85-86 के अराउंड ऑयल था और दोबारा बढ़ना शुरू हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में प्राइस ₹311 फी लीटर थी, जो 8 दिन के बाद वो बढ़ते बढ़ते 335 पर पहुंची और इंटरनेशनल कीमत वहाँ $100 पहुंच चुकी थी। अब वो $100 से वापस $86-87 के अराउंड आई है, लेकिन कीमत पाकिस्तान में वहीं स्टक होकर रह गई है। वो जो $15-16 का एक फ़र्क है, वो रिलीफ है, वो क्यों पास ऑन नहीं किया जा रहा? उसमें ना इन्होंने लेवी बढ़ाई, ना कोई टैक्सेस बढ़ाए। अभी तो वो बहुत सारे मार्जिन्स भी बढ़ने हैं जिन सेक्टर्स की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, जिन एसोसिएशंस की जानिब से, वो भी इसमें ऐड ऑन होने हैं। अभी तक तो वो इजाफा हुआ ही नहीं और ऑलरेडी ₹20-25 का एक फ़र्क रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। देखिए, आप बजा फरमा रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जिस तरह गवर्नमेंट ने चले कुछ स्टेप्स लिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम 7 डेज की एवरेज के ऊपर डेली प्राइस को डिटरमिन करेंगे, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट को डेली ओगरा को अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए मस्ट अवेलेबल होनी चाहिए कि देखिए क्या वजह है कि अगर मार्केट के अंदर डेली उतार चढ़ाव आ रहा है, कि अगर $10-12 $15 मार्केट पिछले 2 दिन में नीचे आई है या आज $3 ऊपर चली गई है, तो सेम इसकी एवरेज के हिसाब से मेरे ख्याल से एक पब्लिक ट्रस्ट के लिए, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक सफर कर रही है पिछले 5 माह से, कि उनको एक बड़ी हाई प्राइस पे करनी पड़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं थे, और वो सारे का सारा मोस्टली जो बिल है वो पब्लिक के ऊपर ट्रांसमिट हुआ है, और गवर्नमेंट ने तो लेवीज में एक्स्ट्रा अपने टैक्सेस को अर्न किया है। तो ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए
ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट इस सारी चीज़ों को जितना बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज करे, तो उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। और शिराज साहब, ये मैकेनिज्म तो दीगर ममालिक में नहीं अपनाया गया। ये जो हालात पैदा हुए वो तो रीजन के सारे ममालिक के लिए भी बिल्कुल ये सेम है। जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी सेम है, लेकिन ये डेली प्राइस मैकेनिज्म सिर्फ पाकिस्तान में ही फॉलो हो रहा है और कोई स्टेक होल्डर भी इस पर एग्री नहीं था। ना पंप डीलर्स, पेट्रोल डीलर्स इस पर राज़ी थे, ना ओनर्स राज़ी थे, ना जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है वो राज़ी थी, और फिर सबसे मेजर स्टेक होल्डर यानी पब्लिक तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। तो ये किसी स्टेक होल्डर की राज़ी हुए बगैर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर वो रोज़ हम इसमें एक इजाफा देख रहे हैं। कमी तो कोई खातिर ख्वाह नहीं हो पा रही है। एक वाइज डिसीजन था गवर्नमेंट का या रीथिंक किया जा सकता है इस पर? देखिए, प्रैक्टिकली तो आप देखें जो बहुत से कंट्रीज हैं वहाँ पे शायद उस तरह के चैलेंजेस नहीं है। नंबर एक तो बहुत से कंट्रीज के अंदर उनके सफिशिएंट ऑयल रिजर्व्स होते हैं। आप चाइना को देखें तो चाइना के पास शायद अपनी 5 to 6 मंथ के रिजर्व्स होंगे, और भी बहुत से कंट्रीज के अंदर सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। तो हमारी पहली वल्नरेबिलिटी तो स्टार्ट होती है कि जब हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। अभी आप देखें तो बाबुल मंदब में जब हमारे 1-2 जहाज स्टक हुए हैं तो उसका एक इम्पैक्ट और अनसर्टेनिटी हमने फेस किया, और जब वो क्लियर हुए हैं तो एक रिलीफ इस कॉन्टेक्स्ट में कि हाँ हमारी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो देखिए, अब फिर दूसरा हमारी वल्नरेबिलिटी है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं है, कि रिजर्व्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा क्राइसिस है, कि जहाँ पे हम पब्लिक को वो रिलीफ नहीं दे पा सकते जो हमें देना चाहिए। अब प्रैक्टिकली आप देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे मार्केट कंपेटिटिव होती है। गवर्नमेंट जस्ट अपने, ठीक है, जो भी उनके लेवी चार्जेस है या टैक्सेस है वो अर्न करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती है। और अगर आप भी देखें कि अगर आप हमारी सफिशिएंट ऑयल कंपनीज हों और ये ऑयल कंपनीज compete करेंगी आपस में, तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी आएगी। सो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है कि जहाँ पे गवर्नमेंट इस मार्केट को वो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, और गवर्नमेंट खुद एज अ रेगुलेटर जस्ट एक्ट करे। और रेगुलेटर का काम ये होता है कि वो फेयर मॉनिटरिंग करे कि क्या मार्केट वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं, जिस तरह बहुत से कंट्रीज के अंदर यही हो रहा है। और थोड़े बहुत उसके अंदर आपकी प्राइस डेविएशन रीजन टू रीजन होती है, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से आइडियली इस बिजनेस से बाहर निकलना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, डायरेक्ट से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में अहम तरमीम की मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की मौजूदा रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी मुतवक्के है। अब इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में यूरो 5 मेयार का पेट्रोल और डीजल तैयार करने के साथ इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करना और एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा मजबूत बनाना है। पाकिस्तान में इस वक्त खाम तेल की रोज़ाना पैदावार 71,540 बैरल तक पहुँच गई है, जो कि डिमांड के मुताबिक बहुत कम है। OGDCL की तेल पैदावार में हफ्तावार 1.1% इजाफा हुआ है, जबकि पैदावार 37,695 बैरल यौमिया है। अब POL की पैदावार में 0.8% इजाफा हुआ और यहाँ पैदावार 4,159 बैरल तक पहुंची है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तेल पैदावार मामूली कमी के साथ 11,877 बैरल पर है। अब इसके साथ नशपा ऑयल फील्ड बदसूर मुल्क का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला फील्ड है, जिसकी रोजाना पैदावार 10,922 बैरल तक पहुंच गई है। इस मौके पर हुकूमत की ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में अहम तरमीम और अपग्रेडेशन के मंसूबे मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल को देखते हुए काफ़ी अहम हो गए। हुकूमत के मुताबिक अपग्रेडेशन के बाद लोकल रिफाइनरीज ज़्यादा पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तैयार करेंगी, जबकि कम डिमांड के साथ फर्नेस ऑयल की पैदावार नुमायां तौर पर कम हो जाएगी। इससे न सिर्फ फ्यूल की दस्तियाबी बेहतर होगी, बल्कि सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। तरमीम शुदा पॉलिसी के तहत रिफाइनरीज को 7 साल के लिए 10% टैरिफ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इंपोर्टेड मशीनरी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा, और इसके साथ ही कई और अहम पॉइंट भी इस पूरी पॉलिसी में शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस पॉलिसी में जो तरमीम लाई जा रही हैं, इसके बाद क्या तेल की पैदावार हमारे यहाँ बढ़ सकेगी? जो डिस्कवरीज हुई हुई हैं, क्या उनमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकेगी या नहीं? इस पर हम खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि पॉलिसी साजी हुकूमत कर रही है, इसमें तरमीम भी कर रही है, लेकिन इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। लेकिन क्या इससे जो तेल की पैदावार है हमारे मुल्क में, जो ऑलरेडी बड़ी कम है, 71 और 72 हज़ार फ़ी बैरल के दरमियान है, तो इसमें क्या इससे इजाफा हो सकेगा? चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो तेल की जो मकदार है उसका है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद हो मेरी जो लास्ट आपसे गुफ्तगू थी ऑन दिस सेक्टर, मैंने तब भी कहा था, तब हम बात कर रहे थे कि डेली प्राइसिंग पे चले गए। मैंने समझाया कैसे ये वीकली ही है, और मैंने कहा था कि एक वेल रेगुलेटेड मार्केट आर्किटेक्चर चाहिए अगर हमने इस चीज़ को ठीक करना है। आई एम गोइंग टू रिपीट जस्ट हेडलाइंस एंड देन गो ऑन टू दिस। जो आज हम मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्राइसिंग एंड सब्सिडी रिफॉर्म, एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म जिसकी अगेन हम बात कर रहे हैं जो आपने भी की, फिस्कल एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सेक्टर ट्रांजिशन फॉर लोकल सिक्योरिटी, इंडिजनाइजेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये है जो पेट्रोलियम सेक्टर मांगता है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कल हम फिर कहेंगे जी आपने कहा था कि एक चीज़ हो गई, हम आगे बढ़ेंगे। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं आएगा अरबाब, हम फिर भी स्क्रैम्बल करते रहेंगे। अब आ जाएंगे वेयर डू वी स्टैंड ऑन दी रिफाइनरीज। सिवाय पार्को को छोड़कर जो कि लाइट कन्वर्जन करती है, हमारी रिफाइनरीज तकरीबन 40 से 60 साल पहले लगाई गई थी। ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एफओ बनाती हैं, ये भी याद रखिए, क्योंकि उस वक्त एफओ की ज़रूरत थी। हमें चाहिए क्या? एमएस यानी कि पेट्रोल और डीजल एचएसटी। अब डिमांड जो है हमारी जो सारी इंक्रीज हुई है एक्टिविटी की वजह से, कंटिन्यूज टू ग्रो। फर्नेस ऑयल डिमांड हैज कोलैप्स्ड। क्यों? क्योंकि उसको रिप्लेस किया है एलएनजी ने, रिप्लेस्ड एफओ इन पावर जनरेशन। हमने तकरीबन एफओ के सारे प्लांट्स, मेरी आज ही गुफ्तगू हो रही थी जेनकोस की टीम से, जितने भी एफओज के प्लांट हैं वो क्लोज हैं। इस वक्त हम यहाँ लोकल गैस पे हैं या एलएनजी पे हैं, सो वी आर नॉट यूजिंग इट। कोल एंड रिन्यूएबल हैज गेन्ड मार्केट शेयर, मोर एफिशिएंट प्लांट्स एंड यूज लेस एफओ, अगर हम इवन एफओ को यूज भी करना चाहें। सो रिफाइनरीज प्रोड्यूस टू मच फर्नेस ऑयल दैट द मार्केट नो लॉन्गर वेट्स। अब 2023 की जो पॉलिसी थी, ये रिफाइनरीज वो आर्ग्यू करती थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज अनसर्टन, इंसेंटिव्स जो इसमें दिए गए थे वो इनसफिशिएंट थे, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लैक्ड क्लैरिटी, और लार्ज इन्वेस्टमेंट 1 से 2 अरब डॉलर जो थी वो कमर्शियली रिस्की थी। यार कैन यू इमेजिन, इट हैज टेकन अस 3 years टू रिफाइन दिस, टू रन द काइंड ऑफ रिफाइनरीज जो 40 साल पहले लगी थी। ये है पॉलिसी रिस्पॉन्स। मैं अभी एक और इंटरव्यू में समझा रहा था, स्केल, क्वालिटी, डेप्थ, दैट इज गोइंग टू डिटर्मिन कि रिफॉर्म का इम्पैक्ट प्रोस्पेरिटी पे और इन सेक्टर्स पे क्या आएगा। अच्छा, अब आगे आ जाइए, यूरो 5 क्यों इंपॉर्टेंट है जो ये प्रोड्यूस करेंगी अगर हम ये 5 से 6 अरब डॉलर कर लेते हैं, एंड वील कम टू दैट। क्लीनर पेट्रोल है, क्लीनर डीजल है, लोअर सल्फर एमिशंस हैं, बेटर इंजन परफॉर्मेंस है, इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी है, विच इज़ अ सिवियर क्लाइमेट चैलेंज। आप लाहौर जैसे शहर को आकर देखें, जब दिसंबर आता है तो क्या हालत बनती है। और इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्नेस ऑयल, वील प्रोड्यूस मोर पेट्रोल, मोर डीजल एंड लेस फर्नेस ऑयल। दिस मैचेस मच बेटर द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पाकिस्तान। यूरो 5 अगेन लोअर पोल्यूशन करता है, सो हेल्थ हैजर्ड्स कम होते हैं, लोअर पर्टिकुलर एमिशंस करता है, और क्लाइमेट कमिटमेंट्स दुनिया भर की जो है उनको सपोर्ट करता है। और ये जो मॉडर्न व्हीकल इंजन्स है ना, ये उनको भी सपोर्ट करता है। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज यूरो 5 बल्कि यूरो 6 फ्यूल्स पर मूव कर गई हैं। अब आगे आ जाइए, मॉडर्न रिफाइनरीज विल प्रोड्यूस मोर डोमेस्टिकली। सो आप जो इंपोर्ट करते हैं, लाइक क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं हम हम रशिया या ईरान का क्रूड इंपोर्ट कर नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट अगर हम ये अपग्रेड कर लेते हैं तो ये हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग द इंसेंटिव, ये जो 10% प्रोटेक्शन है डीम ड्यूटी, इसका पर्पस ये है कि जो रिफाइनरीज हैं, वाइल दे रिकवर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, विदाउट टेम्पररी प्रोटेक्शन ये काम कर नहीं पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। जो एस्क्रो अमाउंट है, ये एडिशनल ड्यूटीज जो कलेक्ट होंगी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, इसको अगर हम प्लेस कर देते हैं एक प्रोटेक्टेड अकाउंट में, बिकॉज हम हम पैसे को लेते किसी चीज़ के लिए, जीआईडीसी लेंगे, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और उसको इस्तेमाल कर लेंगे मेन फिस्कल बजट में। सो यू हैव टू बी हैव प्रोटेक्टेड अकाउंट सो दैट ये पैसे वहीं पे खर्च हों, ताकि फाइनेंसिंग रिस्क नहीं हो जाए। सेल्स टैक्स की जो एग्जाम्पशन है हमने कई दफ़ा दिया है इंपोर्टेड मशीनरी पे, क्या कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है वो लोअर हो जाए, सीम्स ओके। अच्छा, कस्टम्स ड्यूटी की जो रीइंबर्समेंट है और इंपोर्टेड ड्यूटी जो हम रीइंबर्स करते हैं थ्रू IFEM, दिस फर्दर इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट इकोनॉमीज। और इसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट समझिए। उससे क्या मतलब है? इसकी फास्टर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लोअर कैपिटल कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसकी अपग्रेड के लिए जा रहे हैं हम एक तरह से, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो है उसको रिटेन कर सकते हैं। पर 6 अरब डॉलर पाकिस्तान के लिए इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स, सो इट्स अ गुड स्टोरी।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करेगी, एनवायरनमेंट को। अब बात असल में जो आकर रुकती है कि क्या जो अथॉरिटीज जाकर कतर में, सऊदी अरेबिया में, गल्फ कंट्रीज में जब रोड शोज करती हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस, इससे बढ़ के यार मैं कहता हूं लोकल शोज करें, ताकि जो लोकल लोग हैं दे हैव द मनी, कैन दे इन्वेस्ट इन दिस। इन्वेस्टर जो लोकल है उसको इनकरेज करें ताकि इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज के साथ ये जिसे कहते हैं ना पार्टनरशिप कर सके। देखिए पाकिस्तान में जो इसके रिस्क हैं, जो मैं तो पिछले 10 साल से ये स्टोरी सुन रहा हूँ, डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, कॉस्ट ओवररन, हर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कॉस्ट ओवररन करता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ ओगरा का स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन इन दिस कंट्री, बिकॉज नेसेंट रेगुलेटर्स हैं वो नहीं है। फ्यूल जो डिमांड है ये शिफ्ट कर सकती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, इधर हम जाकर ये काम करते हैं, हम इसको बहुत डिले कर देते हैं, फ्यूल की डिमांड सब उस पर चली जाती है। दिस चेंजेस द पैटर्न, सो आई एम श्योर कि इस पे कोई स्टडी करनी चाहिए। ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो शायद वीकन कर सकते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ फ्यूल एंड वी मूव इनटू ईवी। और फिर इस पे कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान विल रिमेन टू बी द की। आखिरी बात ये मैं कहूँगा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के लिए, इट्स अ गुड स्टोरी। इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टोरी इज समथिंग दैट पाकिस्तान, लेट्स होप, can do much better than we've done in the last 1 decade talking about. सही। तो खान साहब, ये अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक एंड कंज्यूमर के लिए क्या हो सकता है, चूंकि बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर हम रिफाइनरीज को अपने मॉडिफाई करने जाते हैं तो ये ऐसी वैल्यू एडिशन उसमें हो सकेगी कि दुनिया का सस्ता क्रूड ऑयल ख़रीद कर हम उसको भी प्रोसेस कर सकें और फिर लोगों को सस्ता तेल फराम कर सकें, चूँकि अभी तो मसला पेट्रोलियम प्राइसेस का है और शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेप्स भी लिए गए। So in the short term, let's be honest, a limited immediate impact होगा on fuel prices. In the long term जो impact है वो तो यही है कि आप यूरो 5 इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल और डीजल लोअर होगा, सो लोअर सल्फर कंटेंट होगा, तो इंजन परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी, उससे आपकी जिसे कहते हैं पर लीटर जो कंजम्पशन है वो बेहतर हो जाएगी। लेस इंजन वेयर एंड टेयर होगी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ओवर टाइम, इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी से आपकी जो कीमत है वो बचेगी। इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी से यार सबसे बड़ी बात तो है कि एक पब्लिक हेल्थ हैजर्ड निकल जाएगा। इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो, ये जो शॉर्टेजेस का रिस्क आता है ना, जैसे भी आपने मिडल ईस्ट में देखा, अगर क्रूड आपके पास मौजूद है, सो जो ग्रेटर रेजिलियंस हो जाती है कि अगर ग्लोबल सप्लाई शॉक आ रहा हो उसको आप बेयर कर सकते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी, producing more refined stuff domestically. Pakistan becomes less dependent on oil, petrol and diesel, but more on crude. और जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम होगी तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर होगा, बिकॉज अगर आप क्रूड मंगवाएंगे तो वो कम होगा, इंटरनेशनल सप्लाई शॉक्स और फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स होगी। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स हैं इसमें। कंज्यूमर शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई चीपर पेट्रोल इमीडिएटली होगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर जो मोर रिलायबल environmentally friendly outcomes इसके हैं once we are able to do this in years to come. The bigger picture is it's not cheaper fuel tomorrow, it is cleaner Euro 5, a more secure domestic supply and potential for more stable prices over the longer term. Modernizing refining sector and reducing dependence on imported petroleum products is a no-brainer and should have been done years ago. But there I दुरुस्त आए। सही। अब एक लास्ट कमेंट इस पर भी आप कर दिए गए, जो 5 से 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त चाहिए, तो फिर ये मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा, या चूँकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत इजीली ये अवेलेबल हो सकेगी? यार देखिए इस वक्त ये एक फेज्ड उसमें होगी, कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। सो एक तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी वेज क्या होंगे, आपकी रिफाइनरीज की इक्विटी आ सकती है, बैंक फाइनेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज जो हैं उनको इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, पॉलिसी इंसेंटिव्स जो इस वक्त आए हैं दे सीम ओके। और पाकिस्तान ने पहले भी जैसे LNG टर्मिनल्स हो उसमें की है, अगर पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहती है, ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो इस वक्त है, फंड का प्रोग्राम और स्ट्रक्चरल काम होते रहते हैं, और ओगरा जो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को रिमूव करती है, और जो कमर्शियल वायबिलिटी है रिफाइनरीज की, एज आई सेड कि EV पे शिफ्ट नहीं हो जाता, पाकिस्तान की डिमांड रहती है, ये सब देखते हुए जो 5 to 6 बिलियन है वो हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 5 मेजर रिफाइनरीज हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो अपग्रेड है, कॉस्ट लेट्स से बिलियन पर रिफाइनरी, एक बैक ऑफ द एनवेलप करें तो ये बन जाता है। ये क्या है, ये 1.5 से 2% है आपके GDP का, सो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है।
this will be one of the largest industrial investment programs that Pakistan would see. It could stimulate construction अगर ये हम वाकई कर पाते हैं. Now again it will depend कि can we have the team at regulator stage and at the policy stage in the Ministry of Energy. मैं हमेशा Ministry of Energy कहता हूँ because that's what I look for. Not a single many divisions running different kind of silos policy, but a Ministry of Energy. If we can and the investors trust the rules of the game, then if they can find the trust in this, it's a good story to do. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सदारत खजाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।